नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं रुकेगी मैया सम्मान योजना की किस्त, सरकार ने दिया 13,000 करोड़। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को बजट में 1 साल का पैसा वित्त मंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का उपबंध का प्रस्ताव रखा गया है। अब योजना की राशि खटाखट सभी के खाते में पहुंचेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है। उन्होंने कहा कि बेटी बहन को योजना की किस्त में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर, 8 से 10 लाख लाभुकों का कट सकता है नाम। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक जहां एक और खुश है तो कई ऐसी लाभुक है जिनके चेहरे पर मायूसी छाने वाली है। सरकार के एक फैसले से लाखों बेटी बहन इस योजना से दूर हो जाएंगी। फिलहाल मार्च तक का पैसा सभी को भेजा जाएगा, लेकिन इसके बाद नए वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में लाभुक का नाम योजना से हटा दिया जाएगा। अगर अब तक योजना पर खर्च होने वाले पैसे को देखें तो करीब 16,800 करोड़ के करीब है, लेकिन अब इसे घटा दिया गया। जब बजट में मैया योजना की राशि प्रस्तावित की गई, इसमें इसे कम किया गया है। अब तक राज्य सरकार 56,61,000 से अधिक लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मैया योजना की राशि सीधे खाते में भेज रही थी, लेकिन नए वित्तीय वर्ष में योजना में कई गाइडलाइन तय किया गया, जिसमें नियम बनाया गया कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन नहीं। इस पूरी गाइडलाइन के तहत अब कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें सभी तरह से दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर देखें तो योजना में लाभुकों की संख्या 56 लाख से घटकर 44 लाख तक आने का अनुमान है। इसके पीछे की वजह साफ है। योजना में जितनी रकम दी गई है उससे 44 लाख महिलाओं को ही पैसे मिल पाएंगे। आने वाले दिनों में इसमें बड़े पैमाने पर कटौती की जाएगी। 56 लाख लाभुक को पैसा देने के लिए विभाग को 16,800 करोड़ से अधिक की जरूरत होगी, लेकिन विभाग को 13,363 करोड़ 35 लाख ही आवंटित किया गया है, जिससे 44 लाख के करीब ही लाभुक को पैसा जा पाएगा। बता दें कि योजना में आने वाले दिनों में सरकार एक मानक तय करेगी जिसमें लाभुकों की संख्या निर्धारित कर सकती है, जिससे योजना को आगे चलाने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अब साफ है कि 10 लाख से अधिक लाभुक को योजना से बाहर किया जाएगा। जो योग्य नहीं है, मार्च का पैसा सभी को मिलेगा, लेकिन अप्रैल से योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मैया के साथ साथ भैया को भी 4,000 दे सरकार, जयराम ने खोला मोर्चा। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा हर तरफ है। सरकार सम्मान देने की बात कर रही है, लेकिन अब युवाओं को 4,000 देने की मांग सदन में विधायक जयराम ने उठाई है। इस मांग के बाद अब कई विधायकों ने उनका समर्थन किया है। भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा कि झारखंड में मैया को सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए भी भैया योजना लाया जाए जिससे युवा को भी सम्मान मिल सके। वहीं जयराम महतो ने कहा कि युवा घर की रीढ़ होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, घर चलाते हैं, मानसिक यातना झेलते हैं, कॉलेज में समय बीतता है। ऐसे में युवाओं को 4,000 रुपये कम से कम सरकार देने का काम करें। जब जयराम महतो से सवाल किया गया कि पैसा कहां से आएगा, इस पर उन्होंने कहा कि जैसे मैया को दिया जा रहा है वैसे ही भैया को भी सरकार दे। विधायक जयराम ने की शहीद सुनील महतो हत्या की NIA जांच की मांग। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान कई मुद्दे गर्म है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं। इस बीच विधायक जयराम महतो राज्य के जटिल मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं। उन्होंने सुनील महतो मर्डर केस की NIA जांच कराने की मांग विधानसभा में किया है। शून्यकाल के दौरान जयराम महतो ने सदन का ध्यान इस ओर खींचा। मांग किया है कि सुनील महतो की हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस हत्याकांड की जांच NIA से कराई जाए। राज्य सरकार अनुशंसा कर केंद्र को भेजने का काम करे। बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर से सांसद सुनील महतो की हत्या चाकुलिया फुटबॉल ग्राउंड में हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को अंजाम 4 मार्च 2007 को दिया गया था। सुनील महतो की हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई गई, लेकिन हत्या को अंजाम किसने दिया, इसका कोई ठोस साक्ष्य अब तक नहीं मिला। राज्य परिवहन क्षेत्र में ड्राइवर, खलासी और अन्य कर्मचारी को मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना की मांग। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक अरूप चटर्जी ने परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले ड्राइवर, खलासी, मिस्त्री हेल्पर को एक योजना लाकर इनकी जिंदगी को सुरक्षा देने की मांग की है। विधायक ने बताया कि बिहार और अन्य राज्य में इस तरह से योजना चल रही है, जिसमें टोटो, ऑटो, ट्रक, बस समेत अन्य वाहन के चालक के साथ इससे जुड़े कर्मचारी को बीमा, सुरक्षा, पेंशन समेत कई सुविधा मिलती है। इसी तरह से झारखंड में भी योजना लाया जाए। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार के पास इसका आंकड़ा नहीं है।
कितने लोग इसके अंतर्गत हैं। फिलहाल अगर राज्य सरकार बजट में प्रबंध करेगी तो इस दिशा में दूसरे राज्य के प्रारूप को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। बगल के राज्य से नीति अध्ययन के बाद इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि बीमा और स्वास्थ्य का लाभ सभी को दिया जा रहा है। जेएमएम ने 3 जिलों के कमेटी किया गठन, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम पर लगाई मुहर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 जिलों के कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ शामिल है। केंद्रीय कमेटी की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाई है। इसमें साहिबगंज जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष मुजम्मिल हक और संजीव हेम्ब्रम समूह, सचिव सुरेश टुडू, कोषाध्यक्ष सुरेश शाह, इसके अलावा गुड्डा प्रेम नंदन कुमार को जिला अध्यक्ष की कमान दी गई है। वहीं उपाध्यक्ष मुन्ना खुर्शीद, सचिव वासुदेव सोरेन, कोषाध्यक्ष महेंद्र उरांव पाकुड़ जिला में, अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम, उपाध्यक्ष हरवंश चौबे और समद अली सचिन, माइकल मुर्मू कोषाध्यक्ष बाबू को बनाया गया है। गोड्डा जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन कुमार को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर जिले में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष के कमान दी गई है जिससे साफ है कि गोड्डा में संगठन मजबूत होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रेम रत्न कुमार जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो संगठन को अपना परिवार मानते हैं और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। संगठन प्रेम नंदन के नेतृत्व में और तेजी से मजबूत होगा। वहीं गोड्डा जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन कुमार ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे पूरा करने का हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता उनके परिवार का सदस्य है। संगठन को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। पार्टी के लिए मजबूत संगठन का होना जरूरी, सक्रिय सदस्यता के साथ कई स्तरों पर कमेटी का होगा गठन। कमलेश। सांगठनिक चुनाव को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक कमलेश कुमार सिंह के हुसैनाबाद स्थित आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश व जिला पदाधिकारियों व सह प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी के निर्देशानुसार संगठन पर्व सदस्यता अभियान को लेकर पलामू जिले में भी सक्रिय सदस्यता बनाने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्देशानुसार मार्च माह में ही संगठन का बूथ, मंडल व जिला स्तरीय चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। जिले के अधिकांश मंडलों में बूथ कमेटी बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। बूथ कमेटी जहां मंडल अध्यक्ष का चुनाव करेगी, इसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। वरिष्ठ नेता राम प्रवेश सिंह ने कहा कि बूथ कमेटी में कम से कम 3 महिलाओं व सभी वर्गों की भागीदारी होना अनिवार्य है। सभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर तय समय के अंदर बूथ व मंडल में चुनाव संपन्न कराने में जुट जाएं। युवा नेता योगेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि संगठनात्मक चुनाव पारदर्शी तरीके से नियमानुसार व तय समय के अंदर होना चाहिए। निष्ठावान व कर्तव्यनिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ताओं को जवाबदेही दी जाए तथा संगठन को मजबूत व धारदार बनाया जाए। बैठक में अजीत सिंह, राम प्रवेश सिंह, अखिलेश मेहता, उदय विश्वकर्मा, रंजीत पासवान, विनय पासवान, अश्विनी पांडे, ब्रिजदेव मेहता समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। विधानसभा में उठा रामबांध पंचायत को हैदरनगर में शामिल करने की मांग। हुसैनाबाद विधायक संजय सिंह यादव ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के माध्यम से रामबांध पंचायत को हैदरनगर में शामिल करने की मांग की। विधायक ने पूछा कि कोई भी प्रखंड आम जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता है। मोहम्मदगंज प्रखंड से रामबांध की दूरी 11 किलोमीटर है, जबकि हैदरनगर प्रखंड 4 किलोमीटर दूर है। इस पंचायत की बड़ी आबादी परेशान है, उन्हें किसी भी काम के लिए मोहम्मदगंज जाना पड़ता है। उन्होंने मंत्री से मांग की है कि रामबांध को हैदरनगर में शामिल किया जाए। इस पर विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि बैठक के बिंदुओं पर विचार किया गया है, जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। रामबांध पंचायत को हैदरनगर में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। विधायक सबिता महतो की बेटी की शादी में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, दुल्हन को दिया आशीर्वाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईचागढ़ विधायक सबिता महतो की बेटी स्नेहा महतो की शादी में शामिल होने के लिए कदमा उलियान पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वरवधू को आशीर्वाद दिया, साथ ही बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की बेटी स्नेहा महतो को आशीर्वाद देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। आपको बता दें कि स्नेहा महतो की मां सबिता महतो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक सबिता महतो के कदमा उलियान स्थित आवास पहुंचे और दुल्हन स्नेहा महतो को आशीर्वाद दिया। इस दौरान झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम बजट में करीब 62,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। बिना किसी बोझ वाला ये बजट सबसे अच्छा बजट है। हम मैया सम्मान योजना चला रहे हैं।
ये बजट लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। उन्होंने कहा कि हम विधायक सविता महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की बेटी की शादी में शामिल होने आए हैं। हमने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वर वधू दोनों का जीवन सुखमय हो। साहिबगंज में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर। हेमंत सरकार का जताया आभार। झारखंड सरकार ने साहिबगंज को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। सोमवार को बजट सत्र के दौरान साहिबगंज सहित 3 जिलों में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही जिले के छात्रों और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले में 1 दशक से ऊपर से विश्वविद्यालय खोलने की मांग उठ रही थी। वहीं इस निर्णय पर साहिबगंज कॉलेज के प्राचार्य SRI रिजवी प्रो अनूप कुमार शाह, प्रोफेसर सिदाम सिंह मुंडा, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर मनोज गुप्ता, प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह व विद्यार्थियों में पुष्पा भारती, अखिलेश, स्वीटी, नेहा, मुनमुन कुमारी, प्रीति यादव, तमन्ना प्रवीण, दीप्ति यादव ने झारखंड सरकार का आभार प्रकट किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि छात्र हित में सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। आर्थिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़े साहिबगंज जिले के युवाओं को राजकीय विश्वविद्यालय बनने से काफी लाभ मिलेगा। गरीब छात्र भी अपने शहर में रहकर मनपसंद की विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब PG के बाद PhD के लिए दुमका, भागलपुर और कटिहार जाना नहीं पड़ेगा। BCA के छात्र चैतन्य कुमार ठाकुर ने कहा कि साहिबगंज जिला में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार का यह कदम हम छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। आने वाले समय में विश्वविद्यालय खुलता है तो साहिबगंज के छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। साहिबगंज कॉलेज के प्राचार्य SRI रिजवी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बजट सत्र में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह खुशी की बात है। राजकीय विश्वविद्यालय खुलने से यहाँ के गरीब बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। यहाँ सभी विषयों से PhD तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैन पावर के साथ साथ संसाधन में बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर से साहिबगंज कॉलेज का गौरव वापस लौटेगा। डिपार्टमेंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि साहिबगंज कॉलेज में फिलहाल 14 विषयों की पढ़ाई होती है, जिसमें PG तक छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। आगे पढ़ने के लिए फिलहाल साहिबगंज के छात्रों को दुमका या दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन जिला में प्रस्तावित राजकीय विश्वविद्यालय खुलता है तो छात्र यहाँ से PhD भी कर सकेंगे। अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा के लिए बजट में कई खास प्रावधान। हेमंत सरकार ने वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसका लाभ राज्य के अनाथ और दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए सालाना मिलेगा। साथ ही रोजमर्रा के खर्च के साथ साथ स्टडी मटेरियल के लिए हर माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इसका लाभ 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगा। हेमंत सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है। साथ ही जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव की जानकारी दी है। इसके अलावा जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एवं मास कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में 5 नए लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी की है। सबसे खास बात है कि राज्य सरकार ने मदरसों में अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को संचालित करने की पहल की है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से योजना का संचालन राज्य योजना के अधीन करने का प्रस्ताव है। सदन में गूंजा सरकारी कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ बकाया का मामला। विधायक सरयू राय के सवाल पर खींचतान। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश होने से पूर्व प्रश्नकाल के दौरान विधायक सरयू राय के सवाल पर खूब खींचतान होती दिखी। सरयू राय ने सरकार से पूछा था कि अगर राज्य सरकार का कोयला कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ बकाया है तो क्या राशि का मदवार प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वित्त विभाग बकाया राशि पर ब्याज मांग रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद के जवाब पर पूरक प्रश्न पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कोयला कंपनियों पर अलग अलग मद में कुल 1,36,042 करोड़ रुपए 2022 तक का बकाया है। बकाया राशि की वसूली के लिए सीएम और मुख्य सचिव के स्तर पर 26 जून 2020, 2 मार्च 2022, 11 अप्रैल 2022,
23 जनवरी 2023 और 23 सितंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव मंत्री प्रहलाद जोशी और पीएम को अर्ध सरकारी पत्र निर्गत कर अनुरोध किया जा चुका है। उन्होंने बकाया राशि के ब्रेकअप के तौर पर बताया कि जमीन अधिग्रहण के बकाया मद में 1,01,142 करोड़, कॉमन कॉज मद में 32,000 करोड़ और वास्ट कोल मद में 2,900 करोड़ बकाया है। जमीन अधिग्रहण का मामला राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। इस पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्य सचिव के 22 मार्च 2022 को केंद्र को भेजे गए पत्र के मुताबिक 2009 तक के बकाया का जिक्र है। इसके तहत 41,142 करोड़ को मूलधन के रूप में दिखाया गया है, जबकि 60,000 करोड़ से ज्यादा राशि सूद के तौर पर जोड़ी गई है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ब्याज वसूलने की हकदार है। गर्मा गर्म बहस के बीच प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोल कंपनियों द्वारा कोल ट्रिब्यूनल में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। ट्रिब्यूनल के पारित आदेश के आलोक में सुनवाई के लिए 1 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इससे साबित हो गया कि सरकार अब तक राजनीति कर रही थी, क्योंकि कमेटी का गठन तो सरयू राय द्वारा सवाल डाले जाने के बाद हुई है। वहीं सरयू राय ने कहा कि कमेटी बनाना राजनीतिक निर्णय है, ये वैधानिक नहीं हो सकता। इससे साफ है कि राज्य सरकार बकाया वसूली को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उनकी कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात हुई है। ये लोग पहले बकाया मानने को तैयार नहीं थे। अब सहमति बनी है कि कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार की टीम बकाया का आकलन करेगी। बजट सत्र 2025 से 26, जानिए किस विभाग को कितनी मिली राशि। अबुआ बजट की हाइलाइट्स। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसे अबुआ बजट नाम दिया गया है। बजट पेश करने के बाद राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए सदन में बजट पेश करना मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करते हुए मैं आत्मसम्मान महसूस कर रहा हूं। साथ ही झारखंड का बजट विधानसभा के पटल पर रखते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। 45 साल के राजनीतिक जीवन में यह मेरे लिए पहला अवसर है जब वित्त मंत्री के तौर पर मैं सदन में गौरवशाली झारखंड राज्य का बजट पेश कर रहा हूं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की तुलना में 2025 से 26 की बजट राशि में 16,500 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। झारखंड में पर्यटन क्षेत्र से राजस्व वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। टूरिस्ट सर्किट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। बेहतर ऋण प्रबंधन पर सरकार का जोर है। सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है। अब तक 2,283 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। इससे आरण का भुगतान किया जाता है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राजकोषीय घाटा क्रमशः 27.5% और 27.3% रहने का अनुमान है। राजस्व आय 61,056 करोड़ 12 लाख रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत लगभग 4 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया गया है। इस मद पर कुल 759 करोड़ खर्च किए गए हैं। 2025 से 26 में जल निधि उप योजना के तहत 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव। कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 8,400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव। 2025 से 26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव, जिस पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में दूध उत्पादन का लक्ष्य 38,01,000 मीट्रिक टन प्रस्तावित है। 118 गोदामों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय प्रावधान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 66 लाख 24,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में
मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य। ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपए का बजट। जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना का प्रस्ताव। सिंचाई सुविधाओं एवं सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2,257 करोड़ 45 लाख 55 हजार रुपए का बजट। वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में 15वें वित्त आयोग से अनुदान मद में 1,322 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2,144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट प्रावधान। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850.66 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। इससे करीब 34 लाख लाभुक लाभान्वित होंगे। 2,500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने का लक्ष्य। वर्ष 2025-26 में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 22,023 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपए का बजट। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए का प्रावधान, जबकि उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,000 रुपए का प्रावधान। 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का प्रावधान। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 7,470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए के बजट का प्रावधान। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4,710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपए के बजट का प्रावधान। बताते चलें बजट की हाइलाइट्स। कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट। राजस्व खर्च 1,10,636 करोड़, जो 20 करोड़ 50 लाख अधिक है। पूंजीगत खर्च 34,763 करोड़, जो 7.81% अधिक है। खर्च में सामान्य खर्च 37,884 करोड़, सामाजिक परिक्षेत्र 62,840 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में 44,000 करोड़ 675 करोड़ का उपबंध किया गया है। रेवेन्यू प्राप्ति 35,200 राज्य कर से, 25,856 राज्य से गैर कर के रूप में, केंद्रीय सहायता से 17,057 और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 47,000 लोग, ऋण से 20,000 करोड़ रुपए। 2025 से 2026 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।